हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। इसके पिछले 7वें वीडियो में मैं आपको आणविक कक्षकों के बारे में पढ़ाया है, जिसमें हमने ये बताया है कि जो पहले परमाणु के कक्षक होते हैं वही आणविक कक्षक कहलाने लगते हैं, अणु के कक्षक कहलाते हैं। क्योंकि अणु जब बनता है तो दो या अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं, तो उन्हीं के कक्षकों को हम आणविक कक्षक कहने लगते हैं। अब है आणविक कक्षकों के प्रकार। देखिए, आणविक कक्षकों को अपन सिग्मा, पाई, डेल्टा इस तरह के नामों से हम यहां पर डिनोट करते हैं। ठीक है, द्विपरमाणुक अणुओं के आणविक कक्षकों को सिग्मा, पाई, डेल्टा आदि द्वारा नामित किया जाता है। यहां पर द्विपरमाणुक लिखा है, जैसे H2 आप कहें या N2 कहें या O2 कहें, जिसके अंदर सिर्फ दो परमाणु जुड़े होते हैं, उन्हें अपन द्विपरमाणुक कहते हैं। ठीक है, तो उनके आणविक कक्षकों के लिए हमने सिग्मा, पाई और डेल्टा नाम जो है नामित किया है। ठीक है, इस नामकरण में सिग्मा आणविक कक्षक आबंध अक्ष के परितः सम्मित होते हैं, मतलब सीधे सीधे जुड़े हुए हैं तो सम्मिति दिखेगी आपको उसमें। जबकि पाई आणविक कक्षक सम्मित नहीं होते, वो असम्मित होते हैं, एक निश्चित दिशा में नहीं होते, इसलिए वहां पर सम्मिति नहीं होती है। इनको जरा ये दो लाइन आप याद कर लेंगे, है ना। उदाहरण के लिए, दो नाभिकों पर केंद्रित 1s कक्षकों का रैखिक संयोग दो आणविक कक्षकों को उत्पन्न करता है। भाई 2s कक्षक जो है सीधे सीधे एक रेखा में जुड़ेंगे, इससे दो आणविक कक्षक बन गए जो आबंध अक्ष के परितः सम्मित होते हैं। मतलब एकदम सीधे सीधे एक अक्ष के थ्रू बनते हैं, वो एक अक्ष के साथ रहते हैं, इसलिए सम्मिति होती है। इन्हें सिग्मा 1s और सिग्मा 1s स्टार आणविक कक्षक कहते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको आबंधित और प्रति आबंधित आणविक कक्षकों के बारे में बताया था कि जो आबंधित इलेक्ट्रॉन है वो आबंधित कक्षकों में रहते हैं और प्रति आबंधित कक्षकें खाली रहती हैं, लेकिन उनमें ऊर्जा स्तर ज्यादा होती है आबंधित की तुलना में। ये सारी चीजें पिछले क्लास में मैंने आपको बताया है। यदि अंतरनाभिकी अक्ष को जेड दिशा में लिया जाए तो यह देखा जा सकता है कि दो परमाणुओं के 2pz कक्षकों के रैखिक संयोग से भी दो सिग्मा आणविक कक्षक उत्पन्न होंगे। ठीक है, हम जेड अक्षक में अगर इसको जेड दिशा में जेड अक्ष में लें तो वहां पर भी 2pz कक्षक आपस में मिलके सिग्मा बंध बनाते हैं और इन्हें सिग्मा 2pz और स्टार से निरूपित करते हैं। चित्र में हमको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चित्र हम पहले देख चुके हैं, कुछ चित्र तो आप यहां पर देखते हैं, वो चित्र आगे आएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, 2px और 2py कक्षकों के अति व्यापन से मिलने वाले आणविक कक्षक आबंध कक्ष के परितः सम्मित नहीं होते। सम्मिति आपके s कक्षकों में और pz कक्षकों में सम्मिति दिखेगी आपको, क्योंकि वो सिग्मा बंध बनाते हैं। लेकिन px और py यहां पर इसमें आपको सम्मिति नहीं दिखेगी। ऐसा आणविक तल के ऊपर धनात्मक लोब तथा आणविक तल के नीचे ऋणात्मक लोब होने के कारण से होता है। क्योंकि आप इसको इस तरह से बनाते हैं तो ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक लोब हो जाता है। ऐसे आणविक कक्षकों को पाई और पाई स्टार द्वारा चिन्हित करते हैं। चित्र में इसको भी हम देखेंगे। आबंधन आणविक कक्षक में अंतरानाभिक कक्ष के ऊपर एवं नीचे अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व रहता है। ठीक है, तो मैंने आपको यह बताया था कि आबंधन कक्ष में ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, प्रति आबंधन कक्ष में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए आबंधन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व है। प्रति आबंधन आणविक कक्षक पाई स्टार में नाभिकों के मध्य एक नोड होता है। नोड का मतलब होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो नोडल तल कहलाते हैं। केमिस्ट्री में आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, नोडल तल का मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब है आणविक कक्षकों का ऊर्जा स्तर आरेख। देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि आणविक कक्षक में जो प्रति आबंध कक्षक हैं वो आबंध कक्षकों से ज्यादा ऊर्जा वाले होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस तरह से आपने परमाणु के कक्षकों में देखा था
कि जैसे जैसे बाह्य कक्षक की ओर जा रहे हैं उसमें ऊर्जा स्तर बढ़ रहा है, वैसा ही चूंकि उन्हीं परमाणु कक्षकों से आणविक कक्षक बने हैं तो वैसा ही चीज आपको आणविक कक्षक में भी देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उसके जो ऊर्जा स्तर है बढ़ती जाएगी। हमने देखा कि दो परमाणुओं पर उपस्थित 1s परमाणु कक्षक संयोग द्वारा दो आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं जिन्हें अपन सिग्मा 1s और स्टार से नामित किया जाता है। मतलब ये आबंधी है और ये प्रतिआबंधी है। इसी प्रकार दो परमाणुओं के 8 परमाणु कक्षक जिसमें 2s और 2p कक्षक भी शामिल हैं। मतलब कौन कौन से? 1s, 2s और 2p। तो 2p में 3 होते हैं, इसमें एक 4 और एक 5 है ना। तो 3 दूनी 6, 2 8, 2s और 2p करके 8 हो गए। 1s को नहीं लेना पड़ेगा। रैखिक संयोग द्वारा निम्नलिखित 8 आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। अब 8 आणविक कक्षक में कौन कौन रहेंगे? 4 प्रतिआबंधी रहेंगे और 4 आबंधी रहेंगे। तो प्रतिआबंधी में देखिए कि ये ऊर्जा स्तर कैसे बढ़ रहा है, आप देखिए। ठीक है, तो इसमें आप देखिए सिग्मा स्टार 2s, फिर 2pz, फिर 2px, 2py, इनमें आपके ऊर्जा लेवल बढ़ते जा रहे हैं। और उसी में बिना स्टार लगाए लिख दीजिए तो वो आबंधी आणविक कक्षक हो जाएंगे। ये देखिए इनमें स्टार लगा था, इनमें स्टार नहीं लगा है, बस वही है सेम। ठीक है, इस तरह से हो गया। इन आणविक कक्षकों के ऊर्जा स्तर प्रायोगिक तौर पर स्पेक्ट्रमी विधि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर एक्सरे वगैरह का प्रयोग करता है, उच्च ऊर्जा वाले रेडिएशन का विकिरण का प्रयोग करता है और उसकी सहायता से वो इसका मान निकालता है। द्वितीय आवर्त के तत्वों के समनाभिकी द्विपरमाणुक अणुओं O2, F2 के आणविक कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम इस प्रकार है। तो सीधा सीधा द्विपरमाणुक हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, उनका बढ़ता क्रम देखिए। सिग्मा 1s से स्टार वाले का ज्यादा है, इससे ज्यादा 2s का है, फिर इससे ज्यादा स्टार वाले का है, क्योंकि आबंधी से प्रतिआबंधी हमेशा ज्यादा रहते हैं। लेकिन अब अगले ऊर्जा स्तर में गया है इसलिए ये ज्यादा है, फिर उससे ये ज्यादा, फिर pz में रहेगा इससे ज्यादा px और py, क्योंकि ये दोनों में बराबर है, और उससे ज्यादा रहेगा px, और यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे 2px और 2py इन दोनों में बराबर है। लेकिन स्टार अगर हम लगा देते हैं तो 2px और 2py बराबर हो जाते हैं। मतलब प्रतिआबंधी वाले बराबर हैं दोनों में, एक सरवाई के, और आबंधी वाले बराबर हैं। और इससे ज्यादा है स्टार लगा हुआ 2pz, क्योंकि 2pz के बिना स्टार वाले को बीच में लिखे हैं, अब ये स्टार वाले को सबसे आखिरी में लिखे हैं। तो इसके पीछे कई कारण होते हैं कि यहाँ पर स्टार वाला 2pz सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला है, जबकि बिना स्टार वाला पहले ही कम ऊर्जा वाले स्तरों में आ चुका है। क्या कारण है ये शायद इस चैप्टर में नहीं है, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, द्वितीय आवर्त के शेष अणुओं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणुओं के लिए आणविक कक्षकों की ऊर्जा का क्रम ऊपर दिए गए क्रम से भिन्न होता है। यह क्रम जो है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए तो ठीक है, लेकिन बाकी के लिए लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन इनके लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे डिपेंड करते हैं। इसे बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन के लिए कौन कौन सा है देखिए, तो सिग्मा 1s फिर स्टार वाला, फिर 2s स्टार वाला, इससे ज्यादा है 2px, 2py, इससे ज्यादा है 2pz। जबकि वहां पर आप देखेंगे कि 2pz जो है इससे पहले आ रहा था यहां पर, ठीक है, और उससे ज्यादा है स्टार वाले एक सरवाई, और सबसे ज्यादा है स्टार वाला 2pz। तो अंतर कहां पर आया? तो अगर आप पलट के देखें तो देखिए यहां पर कि सिग्मा स्टार 2s के बाद 2pz आ रहा था, उसके बाद वो आ रहा था, लेकिन उसमें ये चेंज हो गया, ये यहां आ गया और ये यहां चला गया। ये देखिए चेंज हो गया, देखिए ये पहले आ गया और वो बाद में आ गया, तो थोड़ा सा चेंज है। आणविक कक्षकों
की ऊर्जा के क्रमों में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि देखिए सिग्मा 2pz कक्षक की ऊर्जा सिग्मा 2px और 2py आणविक कक्षक से अधिक होती है। यहाँ पर, वहां पर उससे कम हो रही थी, यहाँ पर ज्यादा हो रही थी। ये सब जो विशेष पॉइंट है ना, इनको आपको याद करना है, क्योंकि बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन में ये चेंज हुआ, जबकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में उल्टा था, थोड़ा सा चेंज था। तो इनमें से छांटो बोल देगा कि ये वाला किस में मैच करता है, सदे देगा कि आप बताइए इनमें किस एटम के साथ मैच करता है। तो वहां पर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन में से कोई रहेगा और उधर ऑक्सीजन, फ्लोरीन रहेंगे। तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा अगर आप याद करके नहीं रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आणविक व्यवहार। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आणविक व्यवहार। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने परमाणु की संरचना बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। उसके साथ अणु का क्या व्यवहार है। विभिन्न आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है, ठीक है। तो ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। ये भी आपने हुंड का नियम, पाउली या बोर्जन नियम और अबाउ नियम में सब में पढ़ लिए हैं। अणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अणु के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो सकती है, जैसा आगे विवेचित है ना। अब इसको हम देखेंगे, अणुओं का स्थायित्व। देखिए अगर आबंधी कक्षक ज्यादा अंदर में है तो ज्यादा ऊर्जा निकली है बंध बनाते समय और अणु ज्यादा स्थायी है, ठीक है। यदि आबंधित आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या Nb यानी बॉन्डेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड, तथा प्रति आबंध कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या Na है, नॉन बॉन्डेड, ठीक है। तो अगर अणु का स्थायित्व कब होगा, जब बॉन्डेड वाले की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नॉन बॉन्डेड वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा होगा। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो जाएंगे, उससे ज्यादा ऊर्जा निकलेगी। लेकिन अगर उल्टा हो गया, नॉन बॉन्डेड वाला ज्यादा हो गया, बॉन्डेड वाला कम हो गया, तो अणु अस्थायी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर फिर ऊर्जा नहीं निकल पाएगी उतनी ज्यादा और वो अस्थायी हो जाएगा अणु। तो इनको जब दोनों फार्मूले को आप याद रखेंगे, बॉन्डेड वाला ज्यादा होना चाहिए तो अणु स्थायी रहेगा, नॉन बॉन्डेड ज्यादा रहेगा तो अणु स्थायी नहीं रहेगा। एक में आबंधन इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण आबंधी प्रभाव प्रबलतम होता है, जिससे एक स्थायी अणु प्राप्त होती है। दूसरे में प्रति आबंधन प्रभाव प्रबल है, जिसके परिणामस्वरूप अणु अस्थायी हो जाता है। प्रति आबंधन में इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो बंध बन ही नहीं पाएगा, और आबंधन वाले में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए बंध बनता है। अब है आबंध कोटि यानी बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो वहां पर भी आपने बंध कोटि पढ़ा है, यहां पर भी हम बंध कोटि पढ़ेंगे। आबंध कोटि को आबंधी आणविक कक्षकों एवं प्रति आबंधित आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर के आधे के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब यह है कि कितना बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, उसमें से नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को घटा दिए और उनका आधा कर दिए। मान लो कि ये 5 है और ये 3 है, तो हो गया 2 और इसका आधा हो गया 1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। ऐसा है, बॉन्डेड वाला कितना है, नॉन बॉन्डेड वाले कितने, उसमें से घटा दिए और उसका आधा कर दिए, तो ये आबंध कोटि हो जाएगा, ठीक है। आबंध कोटि किसी अणु में उपस्थित सहसंयोजी आबंधों की संख्या बताती है। कितने सहसंयोजी बंध बने हैं उनकी एग्जैक्ट संख्या आपको बताएगी। जैसे बंध कोटि को भी आपने देखा था, 1 2 3 बंध कोटि वहां पर थे, क्योंकि वहां पर 1 बंध 2 बंध 3 बंध बन रहे थे। यदि बॉन्डेड वाले ज्यादा हैं नॉन बॉन्डेड से, तो आबंध कोटि धनात्मक होगी और अणु स्थायी होगा, और अगर बॉन्डेड वाले नॉन बॉन्डेड से कम होंगे या शून्य होंगे, बराबर होंगे दोनों, तो अणु अस्थायी होगा, क्योंकि बॉन्ड बनेगा ही नहीं, ऑर्डर 0 हो जाएगा या उससे कम हो जाएगा। तो ऑर्डर 0 या ऋणात्मक में होने पर अणु का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। अब है आबंध की प्रकृति। जैसा कि पहले बताया गया है, आबंध कोटि किसी अणु में उपस्थित सहसंयोजी आबंधों की संख्या बताती है। यदि आबंध कोटि 1 2 या 3 हो तो उसमें क्रमशः एकल, द्वि और त्रि आबंध होंगे। बंध कोटि और आबंध कोटि में कुछ अंतर नहीं है, देखेंगे तो आप, ठीक है।
तो कितने हैं? अब इसमें पहला है आबंध लंबाई। प्रकृति में हम पहला पढ़ेंगे आबंध लंबाई। तो अगर एक बंध बना है तो ज्यादा लंबी रहेगी, 2 बंध छोटी हो जाएगी, 3 बंध और छोटी हो जाएगी। बंध लंबाई कम होते चले जाती है। सामान्यतः किसी अणु में 2 परमाणुओं के बीच आबंध कोटि आबंध लंबाई का एक सन्निकट माप होता है। आबंध लंबाई आबंध कोटि के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे आबंध कोटि बढ़ती है आबंध लंबाई घटती है। मैंने कहा ना, एक में ज्यादा लंबी रहेगी, 2 वाले कम रहेंगे, 3 वाले और कम लंबे रहेंगे। बंध कोटि ज्यादा, लंबाई कम। अब चुंबकीय स्वभाव। यदि किसी अणु के सभी आणविक कक्षक द्विपूरित युग्मित हो यदि किसी अणु के सभी आणविक कक्षक द्विपूरित युग्मित हो तो पदार्थ प्रतिचुंबकीय होता है। ऐसे अणु चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं। परंतु यदि किसी अणु के एक या अधिक आणविक कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो वह अणु अनुचुंबकीय होता है। ऐसे अणु चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। पहले आप प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक और अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक, इनका अर्थ समझिए। प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होगा और अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक आकर्षित होगा। तो आकर्षित तब होगा, अनुचुंबकीय तब होगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो, मतलब उसमें पेयरिंग ना हुआ हो, बंध मतलब बंध या उसके जोड़े ना बने हो, अयुग्मित हो, तब वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूरी तरह से युग्मित हो तो उसमें फिर चुंबक के प्रति प्रतिकर्षण हो जाएगा और वो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। ठीक है, सारे अगर जोड़े बना लिए हैं तो प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिचुंबकीय, और कुछ बिना जोड़े बनाए हुए इलेक्ट्रॉन है तो वो चुंबक से आकर्षित होगा, अनुचुंबकीय। इंग्लिश का नाम थोड़ा उल्टा लगता है, आप ध्यान देंगे थोड़ा। प्रतिचुंबकीय का मतलब डायमैग्नेटिक और अनुचुंबकीय का मतलब पैरामैग्नेटिक। अब है समनाभिकी द्विपरमाणुक अणुओं में आबंधन। मतलब एक जैसे 2 परमाणु अगर मिल जाते हैं तो उनके बीच में आबंधन कैसे होगा। जैसे हाइड्रोजन में HH मिल गया या ऑक्सीजन में OO मिल गया, ऐसा। तो पहला है हाइड्रोजन अणु। यह हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के संयोजन से बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का संयोजन करते हैं तो बनता है। प्रत्येक हाइड्रोजन के 1s कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक 1 है तो इसके में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, वो भी 1s कक्षक में, 1s1 लिखते हैं। अतः हाइड्रोजन के अणु में कुल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और वो सिग्मा 1s आणविक कक्षक में उपस्थित होंगे। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? सिग्मा 1s²। यह हाइड्रोजन अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। हम अणु का और परमाणु का अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन अणु की आबंध कोटि को इस प्रकार परिकलित किया जा सकता है। कैसे निकालते हैं आबंध कोटि? तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में नॉन बॉन्डेड को घटा के हाफ कर देते हैं। बॉन्डेड 2 है, नॉन बॉन्डेड 0 है, बाई 2 यानी 1। तो यहां आबंध कोटि 1 हुआ। मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक बंध बना है। इसका अर्थ यह है कि हाइड्रोजन अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु एक दूसरे से एकल सहसंयोजी आबंध द्वारा आबंधित है। वही बात मैंने बताया कि दोनों के बीच में एक सहसंयोजी बंध है, क्योंकि आबंध कोटि 1 आ रहा है। हाइड्रोजन अणु की वियोजन ऊर्जा 438 किलोजूल पर मोल पाई गई है। जब आप इसको तोड़ना चाहोगे तो उतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। जब ये बना था बंध तो उतनी ऊर्जा निकली थी। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना, डेटा आप ध्यान रखना सही है। और आबंध लंबाई 74 पिकोमीटर है। दोनों के बीच में 74 पिकोमीटर। पिकोमीटर का मतलब 10⁻12 है, मतलब मीटर है ना, पिकोमीटर में -12, उसको भी याद रखेंगे। चूंकि हाइड्रोजन अणु में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए यह प्रतिचुंबकीय है, चुंबक के प्रति प्रतिकर्षित होगा, डायमैग्नेटिक है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते तो फिर वो अनुचुंबकीय होता। हीलियम अणु He2, हीलियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s² है।
परमाणु में ही 1s² हो गया है, वो डुप्लेट अपना पूरा करके रखा है। प्रत्येक हीलियम परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए He2 अणु में कुल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये ऐसे बनते हैं कि हीलियम का, देखिए हीलियम में 1s² है, तो इसमें से एक शिफ्ट होके 2s1 में आ जाता है, तो 1s1 और 2s1 हो जाते हैं, तब ये दोनों एक एक बंध बनाते हैं। ऐसे ही दूसरे हीलियम के साथ होगा। ये इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s ये इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s तथा सिग्मा स्टार 1s होना चाहिए। यहां पर स्टार 1s आणविक कक्षकों में भरे पाए जाएंगे और He2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा होगा, देखिए 1s² सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। ये देखिए मैंने बता ही दिया था आपको कि सिग्मा होना चाहिए स्टार इसके ऊपर, ठीक है। और इसकी आबंध लंबाई, आबंध कोटि कितनी होगी, हाफ 2 - 2 यानी 0। तो चूंकि यहां पर आबंध कोटि 0 है, इसलिए इस अणु के बनने की संभावना 0 है, ये अणु नहीं बनेगा। मतलब हीलियम अपने दूसरे हीलियम के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, बहुत रेयर कंडीशन में वो शिफ्ट करेगा तब बंध बनाएगा। अतः यह अणु अस्थायी होगा और इसका अस्तित्व नहीं होगा, मतलब हीलियम 2 नहीं बनेगा। यह हम शुरू से जानते हैं कि हीलियम एक नोबल गैस है, आदर्श गैस है, इसलिए उसमें हीलियम 2 नहीं बना सकता वो। इसी प्रकार यह दर्शाया जा सकता है कि Be2 अणु सिग्मा 1s², सिग्मा स्टार 1s², सिग्मा 2s² और स्टार स्क्वायर भी नहीं बनेगा, क्योंकि आबंधी और प्रति आबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर रहेगी, तो यहां पर आबंधन कोटि अणु का 0 आ जाएगा और 0 आबंधन कोटि या ऋणात्मक आबंधन कोटि में अणु का निर्माण नहीं होता है। अब लिथियम में देखिए, लिथियम का बनेगा कि नहीं, तो लिथियम में 3 होते हैं, है ना, तो 1s² और 2s1 है। ये देखिए अब एक और आ जाएगा तो लिथियम 2 बनेगा अगर, तो सिग्मा 1s² स्टार 1s² और सिग्मा 2s²। तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं और एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो 4 - 2, तो ये हो जाएगा 2, 2/2 = 1। तो इसका बंध कोटि 1 आ रहा है, इसलिए ये अणु के बनने की संभावना है, ठीक है। इस विन्यास को KLMNOP कोश को 1 2 3 4 को हम लिखते हैं ना, वही है, ठीक है, उसको दिखा सकते हैं। ये देखिए लिथियम अणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आबंधी आणविक कक्षकों में और 2 इलेक्ट्रॉन प्रति आबंधी एंटी बॉन्ड आणविक कक्षकों में उपस्थित होता है, ठीक है। अतः इसकी आबंध कोटि हाफ 4 - 2 = 1 आएगा। इसका अभिप्राय है कि लिथियम 2 अणु स्थायी है और इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी पेयर्ड हैं। अनपेयर्ड यानी कि अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, भले ही चाहे बॉन्डेड हो नॉन बॉन्डेड हो, लेकिन जोड़े में है, इसलिए यह प्रतिचुंबकीय होगा, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। वास्तव में यह पाया गया है कि वाष्प प्रावस्था में लिथियम 2 अणुओं का अस्तित्व होता है जो प्रतिचुंबकीय होता है, ठीक है। जब भाप बनाओगे तो लिथियम 2 बनेगा और वो जो है स्थायी अणु रहता है, प्रतिचुंबकीय है, क्योंकि यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब लोन इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अकेला नहीं है। अब कार्बन 2 बनता है कि नहीं देख लेते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s², 2s², 2p2 है, कुल 12 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम C2 बनाए तो 12 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक कार्बन में 6 तो 2 कार्बन में 12 इलेक्ट्रॉन, तो 12 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा 1s² स्टार 1s², सिग्मा 2s² स्टार 2s², और क्या सिग्मा 2πx² y², ठीक है, इतने सारे हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए देखिए, है ना, ये 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड है और मतलब बॉन्डेड है, सॉरी बॉन्डेड, और नॉन बॉन्डेड ये 2 और
ये 2 4 आ रहा है यहां पर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद भी है, अगर हम इसको काट दें तो टोटल जो है, इनको काट पीट के हम दोबारा लिखें तो 8 और 2 ही आ रहे हैं, 2 4 6 और 8 और 2, ठीक है। देखिए के का मतलब यहां पर हमने देखा था, देखिए ध्यान से एक बार फिर से देखिए, यहां पर 1 मिनट, कहां पर है, ये आ गया। देखिए यहां पर आपने लिथियम का जब लिखा था तो 1 सिग्मा 1s स्क्वायर को आपने के लिखा था, देखिए, ठीक है, और सिग्मा स्टार 1s स्क्वायर को भी साथ में जोड़ दिया था के में, ठीक है। अब बचा ये, उसको आपने यहां पर लिखा था, जहां के पूर्ण के कोश संरचना सिग्मा 1s स्क्वायर सिग्मा स्टार 1s स्क्वायर को दिखाता है, इसलिए ये आबंधन में भाग नहीं लेगा, ये प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा अणु बनने में, इनको हमको हटाना पड़ेगा, इसीलिए ऐसा आया है। तो उनको हटा दिया हमने, इसको और इसको हटा दिया, अब बचा इतना, इतने में गिनिए तो 2 4 और 6 आ रहा है, यहां पर 8 क्यों लिखा है, वही बार बार गड़बड़ हो रहा है, और ये 2 आ रहा है, तो 6/2 बराबर हो गया 4। अच्छा, प्रिंट मिस्टेक है, इतना देर से दिमाग खा रहा है, देख सकते हो, ये 6 है भाई, 6 ही आ रहा है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब गिन लीजिए कैसे में भी, तो 6 में से 2 गया 4/2 इक्वल टू 2। ये देखो कितना गलत लिख दिया है, पूरा दिमाग खा के रख दिया। तो कार्बन 2 को हम देखें कि बंध कोटि 2 आ रहा है, इसका मतलब ये स्थायी अणु है, और C2 को प्रतिचुंबकीय होना चाहिए। वस्तुतः वाष्प अवस्था में C2 प्रतिचुंबकीय है। C2 के अणुओं में प्रतिचुंबकीय क्यों है, क्योंकि यहां पर सभी जोड़े में ही इलेक्ट्रॉन। C2 के अणुओं में दोनों आबंध पाई आबंध होते हैं, क्योंकि 2 पाई आबंधन आणविक कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अधिकांश अन्य अणुओं में द्विआबंध 1 सिग्मा 1 पाई बंध से बनना होता है, लेकिन कार्बन में दोनों पाई बंध है। यहां पर अगर 2 बंध से जुड़ा है तो 3 बंध से जुड़ेगा तो फिर बीच वाला सिग्मा रहेगा, जबकि बाकी अणुओं में अगर 2 बंध बनता है तो 1 सिग्मा 1 पाई बंध रहता है। समान रूप से N2 अणु में आबंधन को समझा जा सकता है, ठीक है, N2 अणु है, आबंधन को समझा जा सकता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन अणु O2, ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास O8 है चूंकि, तो 1s² 2s² 2p4 है। अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 2 6 2 8, मैंने पहले बताया। तो O2 में 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास O2 का कैसा होगा, तो ये सिग्मा, ये स्टार, ये सिग्मा, ये स्टार, ये 2pz, और ये दोनों साथ में हो जाएंगे और ये दोनों हो जाएंगे। तो अगर इतने को हटा दो आप तो बाकी को लिखो, बाकी को लिखेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए बंधी वाले 2 4 6 8 8 आ रहे हैं, तो 8 ये हो गया, माइनस अनाबंधी वाले नॉन बॉन्डेड 2 और एक 3 एक 4, तो 8 - 4 बराबर 4/2 यानी कि 2। तो ऑक्सीजन में द्विबंध होगा। ये देखिए, या अपन पूरा गिनेंगे तो ऑक्सीजन में 10 इलेक्ट्रॉन आबंधन वाले और 6 इलेक्ट्रॉन अनाबंध वाले, शुरू से गिनेंगे तो इसलिए 10 में से 6 गया तो 4/2, तो 2 हो गया, ठीक है। अतः इसकी आबंध कोटि 2 आएगी, पहले ही मैंने कैलकुलेट कर दिया, और ये 2 बंध द्वारा जुड़ा होता है। अब यहां पर आप देखिए कि ऑक्सीजन में यहां पर और यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन अणु में, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने से वो अनुचुंबकीय हो जाता है, पैरामैग्नेटिक, और चुंबक के प्रति आकर्षित होगा। ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है, ये बहुत बार पूछा है, ठीक है। एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन अणु को अनुचुंबकीय होना चाहिए, ऐसा प्रायोगिक तौर पे पाया भी गया है। इस प्रकार आणविक कक्षक सिद्धांत ऑक्सीजन के अनुचुंबकीय व्यवहार
की व्याख्या करने में समर्थ है। इसी प्रकार आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त के अन्य समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे जा सकते हैं। बोरान से नियॉन तक के अणुओं के लिए आणविक कक्षक विन्यास और आणविक गुण चित्र में दिखाए गए हैं। ठीक है, ये देखिए चित्र में दिखाए गए हैं। तो इनको बोरान से नियॉन तक के लिए आणविक कक्षक तथा आणविक गुण। ठीक है, अब इसको मेरे हिसाब से पढ़ना आवश्यक नहीं है, मुझे लग रहा है। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ पर बोरान से चालू कर रहे हैं, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है, इन सब का दिया है। अब इसमें आप देखिए कि पहले नीचे से देख सकते हैं अपन, नीचे से अपन लिखना शुरू करेंगे तो 1s को तो लिखा नहीं है, सीधा सीधा 2s को लिखा है। तो 2s सभी में भरे पड़े हैं, देख सकते हैं। क्योंकि बोरान में भी 5 है, कम से कम 5 है, तो 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, ते भर गए। सिग्मा स्टार 2s भी भरे हैं सभी में। सिग्मा 2p 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 और 2p, इनको सबको देखिए, है ना। तो इनमें आप अब इसको तो आप आराम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 चेंबर ऐसे हैं जिसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है बोरान में। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन में नहीं है। ठीक है, उसका 2px 2py 2pz 3 लिख सकते हैं आप। तो नाइट्रोजन से आना चालू हुआ है, 2px में नाइट्रोजन में आ गया है, 2py में वहां पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन में आया, फिर 2pz जो है फ्लोरीन में आ गया। तो ऑक्सीजन में भी देख सकते हैं कि 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए यह भी अनुचुंबकी होगा। बोरान भी अनुचुंबकी है ना। और इनके आबंध कोटि 1 2 3 4 1 और 0 आ रहा है। तो 0 है तो नियॉन 2 नहीं बनेगा, ये आदर्श गैस है इसलिए बंध नहीं बनाता है। ठीक है, तो देखिए अनुचुंबकी 1 हो गया बोरान, ठीक है, और 1 अनुचुंबकी हो गया ऑक्सीजन, बाकी सभी प्रतिचुंबकी हैं, देख सकते हैं। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन विन्यास आप देख सकते हैं, संयोजी कोष में किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो सिग्मा 2s स्क्वायर स्टार 2s स्क्वायर पाई 2p स्क्वायर, 2px का है या y का है या z का है, तीनों को एक एक यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, एक इसमें लिख सकते हैं, एक इसमें लिख सकते हैं, एक इसमें लिख सकते हैं, तीनों को अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो ग्राफ टाइप का बना हुआ है यहाँ पर कॉलम चार्ट, ये बंध लंबाई है। बोरान का बहुत कम है और उससे कम फ्लोरीन का है, क्योंकि ये अणु छोटे हैं और बहुत क्लोजली बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए है क्या, यहां पर बता देते हैं। आबंध लंबाई जो है, ये जो डार्क वाला है ये आबंध लंबाई है। ठीक है, और जो पीला वाला है ये आबंध ऊर्जा है, आबंध ऊर्जा पीला वाला। ठीक है, किलो जूल पर मोल में ये ऊर्जा निकली है इतनी। तो जहां पर ऊर्जा कम निकलेगी वहां की बंध लंबाई ज्यादा रहेगी, और जहां पर ज्यादा ऊर्जा निकलेगी वहां बंध लंबाई थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसा एक कंसेप्ट आप लगा सकते हैं। तो बोरान जब बनेगा तो इसकी ऊर्जा कम निकलेगी, बंध लंबाई 159। जब कार्बन बनेगा तो ऊर्जा 620, बंध लंबाई 131, थोड़े कम हो गए। नाइट्रोजन के बनते समय काफी ज्यादा ऊर्जा निकली तो बंध लंबाई और कम हो गई। यहां पर थोड़ी कम निकली तो बंध लंबाई बढ़ गई, और कम निकली तो बंध लंबाई और बढ़ गई। क्योंकि ऊर्जा निकलने का मतलब है वो ज्यादा पास में आ रहे हैं तो ज्यादा ऊर्जा निकलेगी, तो बंध लंबाई कम हो जाएगी। दूर रहेंगे तो ऊर्जा कम निकलेगी और बंध लंबाई ज्यादा रहेगी। एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। तो आप देखिए एनसी व आरटी वाले ने कितना बढ़िया काम किया है। मैंने हमेशा एनसीईआरटी को नमस्ते किया है, क्योंकि वो छोटे से चीज में बहुत सारा इंफॉर्मेशन देता है। आप इतने छोटे से चार्ट में ये सारा इंफॉर्मेशन ले लिए कि बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन में कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी, बंध कोटि कितना है ना, ऊर्जा कितनी निकली,
कितनी लंबाई है, ये सब आप एक छोटे से चार्ट में जिसकी जानकारी आपको मिल रही है। आणविक कक्षकों का क्रम तथा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या दर्शाई गई है। आबंध ऊर्जा, आबंध कोटि, चुंबकीय गुण, संयोजी इलेक्ट्रॉन विन्यास कक्षक का आरेखों के नीचे प्रदर्शित, सब चीज को मैंने दिखाया आपको। ठीक है, अब है हाइड्रोजन आबंधन। इसको जरा ध्यान से समझिए। आपने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़ा, इलेक्ट्रॉन ऋणता। इसमें हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि मान लो आप और मैं जो है बंध बना रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन 1 रुपये मैंने दिया, 1 रुपया आपने दिया, तो हम दोनों के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि दोनों ने 1 रुपये दिया है। लेकिन आप ज्यादा ताकतवर हो, आपने गुल्लक को अपने तरफ खिसका के रख लिया थोड़ा सा अपने पास, और बोले कि देखो ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारा भी है ना, तुम अपना समझना, कोई दिक्कत नहीं, साझा का है, लेकिन ये थोड़ा मेरे तरफ रहेगा, इसमें तुम चिलपो नहीं करोगे। ऐसा उसने दादागिरी करके अपने तरफ खींच लिया। तो सह संयोजन बंध बनाते समय जिन इलेक्ट्रॉनों का अपन साझा करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बीच में होने चाहिए दोनों इलेक्ट्रॉन, उसको कोई एक परमाणु अगर अपने तरफ ज्यादा खींच लेता है तो ये उसकी विद्युत ऋणता कहलाती है। ठीक है, तो अब देखिए विद्युत ऋणता को हमने पॉलिंग स्केल में नापा था। तो फ्लोरीन की यहां पर 4 थी, ठीक है, फ्लोरीन की यहां पर 4 थी, ऑक्सीजन की 2, सॉरी 3.5 ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की 3 और हाइड्रोजन की 2.1। मतलब ये है कि बाकी जो परमाणु है वो इनसे कम ही रहेंगे। एक क्लोरीन का भी 3 रहता है, लेकिन सील्डिंग इफेक्ट, तो वहां पर ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं बनता। तो जो ज्यादा ताकतवर है वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। अब जैसे आप समझिए एक जल का अणु बनना, जल के अणु में 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन होते हैं। इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक एक इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का, 1 हाइड्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का, ऐसा इन्होंने साझा किया है। तो साझा है तो इनके बीच में और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता 3.5 है, हाइड्रोजन की 2.1 है, मतलब हाइड्रोजन कमजोर है, ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल है। तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर को थोड़ा अपने तरफ खिसका लिया। अब इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन की तरफ आ गए तो ऑक्सीजन में इसके कारण से थोड़ा सा ऋण आवेश और हाइड्रोजन में थोड़ा सा धन आवेश आ गया। ये थोड़े को अपन डेल साइन से दिखाते हैं। माइनर चार्ज आ गए ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। अब ये समझ लो कि एक प्रकार से पोलर हो गए, धन आवेश ऋण आवेश हो गया। अब यहां पर मान लो हम एक और जल का अणु बनाते हैं। चलो एक जल का अणु और बना लिया हमने, इसमें भी ऋण आवेश है, इसमें भी धन आवेश है, इसमें भी धन आवेश है, थोड़ा थोड़ा। ऐसे बहुत से अणु चारों तरफ एक दूसरे के आसपास होते हैं। तो अब चूंकि इनमें धन आवेश ऋण आवेश हर अणु में थोड़ा थोड़ा विकसित हो गया है, तो ऐसा होगा क्या कि इसका एक का धन आवेश इसके ऋण आवेश से थोड़ा आकर्षित हो जाएगा। मतलब ऑक्सीजन में ऋण है, इसके हाइड्रोजन में धन है, तो इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन से थोड़ा आकर्षित हो जाएगा। इनके बीच में एक बंध बनेगा। समझ रहे हैं बात को? मतलब एक का हाइड्रोजन जो धन आवेशित है, दूसरे अणु के ऑक्सीजन जो ऋण आवेशित है, उससे एक बंध द्वारा जुड़ेगा। वह बंध बहुत ताकतवर नहीं रहेगा, लेकिन ठीक ठाक स्थिति में रहता है। तो ऐसे बंध को हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं, जहां पर हाइड्रोजन अपने से ज्यादा विद्युत ऋणता वाले परमाणु के साथ जुड़ जाता है, तो हम उसे कहते हैं हाइड्रोजन बंध। ठीक है, यही कारण है कि जल के अणु एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं, इसलिए जल जो है सामान्य तापक्रम पर द्रव है। जबकि इसी तरह की संरचना H2S हाइड्रोजन सल्फाइड में भी होती है, लेकिन सल्फर की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन की तुलना में कम या बराबर के आसपास है। इनमें हाइड्रोजन बंध नहीं बनता, इसलिए अणु ज्यादा पास नहीं आ पाते। तो सामान्य तापक्रम पर H2S एक गैस है, जबकि H2O सामान्य तापक्रम पर भी एक द्रव है, क्योंकि वहां पर अणु थोड़े ज्यादा पास आ जाते हैं। गैस के अणु ज्यादा दूर होते हैं, द्रव के अणु थोड़े पास होते हैं, ठोस के अणु और पास होते हैं।
तो अणु पास में क्यों आएंगे? जब अणुओं के बीच में ज्यादा आकर्षण बल बनेगा तो ज्यादा पास में आएंगे। तो H2O में चूंकि अणुओं में इस तरह का एक अतिरिक्त आकर्षण बल विकसित हो रहा है हाइड्रोजन बंध के रूप में, इसलिए वो अणु ज्यादा पास में आ गए और वो द्रव के रूप में हो गया। जबकि HF में यह हाइड्रोजन बंध और ज्यादा पावरफुल बनेगा, क्योंकि हमने ऑक्सीजन 3.5 के साथ बनाया है, अगर ये 4 के साथ बनेगा तो और ज्यादा पावरफुल होगा। तो HF के अणु और पास आ जाएंगे तो वो सामान्य तापक्रम पे ठोस हो जाएगा। HF ठोस है, H2O द्रव है, जबकि H2O ये गैस है। उसके पीछे हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति अनुपस्थिति और उसकी क्षमता पे ये निर्भर करता है। ठीक है, समझ गए? तो मतलब ये है कि ये पूरी तरह से विद्युत ऋणता पे निर्भर करता है। विद्युत ऋणता के कारण से हाइड्रोजन ऑक्सीजन में धनावेश ऋणावेश हो गया और दूसरे के धनावेश ऋणावेश से वो आकर्षित हो रहे हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये तीनों अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। ये नाइट्रोजन का 3 है, ऑक्सीजन का 3.5 है और फ्लोरीन का 4 है। ठीक है, तत्व जब परमाणु सहसंयोजक आबंध द्वारा हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े होते हैं तब सहसंयोजी आबंध के इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। फलस्वरूप प्राप्त आंशिक धन आवेशित हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ एक नया आबंध बनाता है। ये देखो, जैसे ये HF अणु है तो फ्लोरीन में थोड़ा ऋण और हाइड्रोजन में थोड़ा धनावेश आ गया है। ये फ्लोरीन अगले वाले हाइड्रोजन के धनावेश से थोड़ा आकर्षित हो गया, ये फ्लोरीन भी अगले वाले धनावेश से आकर्षित हो गया, ये फ्लोरीन भी इस तरह से ऊपर नीचे सब तरफ से। ये तो सिर्फ लीनियर दिखाया है, इधर भी आकर्षित होगा, इधर भी, नीचे भी, सब तरफ आकर्षित होंगे। ठीक है, यह आबंध सहसंयोजी आबंध से दुर्बल होता है। ध्यान रखेंगे, सबसे शक्तिशाली आयनिक बंध, उससे कम सहसंयोजी और उससे कम हाइड्रोजन बंध। ठीक है, उदाहरण HF में एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु के फ्लोरीन परमाणु के बीच हाइड्रोजन आबंध बनाता है। इसे इस प्रकार दर्शाया जा सकता है जैसा मैंने अभी आपको दिखाया है। ठीक, तो ये चैप्टर खत्म हो जाता है हमारा। और अब हम अगले, ये हैंग हो गया क्या? थोड़ा सा और बचा तो था, ये मेरे को लगा हैंग हो गया लग रहा है।